अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और 30 दिसंबर है 2022 का सेकंड लास्ट डे चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आगे आने वाला साल हम लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर खैर वाफ़ियत का हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक तो इससे ये होगा कि आपको मेरी तमाम तर व्लॉग्स और वीडियोज़ टाइम पर मिलेंगी और आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है वो मुझे अच्छा काम और मज़ीद बेहतर करने पर जो है वो मजबूर करती है। आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही अहम डिसीजन और बड़ा ही अहम फैसला दिया है, उसके ऊपर बात होगी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर ख़तरे की घंटी बजी है। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके ऊपर बात होगी और आखिर में हम देखेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान में आज सियासी तौर पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन की जो दिया गया है अब से थोड़ी देर पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से तकरीबन 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात थे जिनके लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल थीं और 31 दिसंबर 2022 को उनको मुनक्किद होना था, तो ये जो इलेक्शंस हैं इनको पोस्टपोन किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने रुजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो दरखास्तें हैं ये जस्टिस अरबाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वो सुन रहे थे। आज जब इन दरखास्तों को सुन रहे थे तो PTI के जो वकील हैं सरदार तैमूर, उन्होंने जो दलाइल दिए, उन्होंने एक तो बात ये कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद राजी था 31 दिसंबर 2022 को इलेक्शन करवाने में और ये डेट पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही पोस्टपोन की थी और उसके बाद 31 दिसंबर की डेट दी गई थी, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब आया वो ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस की छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए इसको पोस्टपोन किया था। इसमें मजीद ऐड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कि हुकूमत वक्त ने जो तब्दीली की है और 101 से बढ़ाकर 129 बल्दियाती सीटें इस्लामाबाद की करने का जो फैसला किया है, गो कि ये बड़ा लास्ट मिनट था लेकिन अब इसके ऊपर अमल करना है जिसकी वजह से हमें मजीद वक्त दरकार है। वजारत दाखिला ने भी कुछ वक्त मांगा हुआ था लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो है अदालत ने सुनी और उसके बाद दलाइल दोनों जो दरख्वास्त देने वाली पार्टियां थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, उनकी दरखास्तों को सुनने के बाद 4 बजे के बाद ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 को ही करवाने हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ऑर्डर जारी किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन इंतखाबात को फ्री एंड फेयर और अच्छे तरीके से अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए जिस किस्म की भी इमदाद और मदद की ज़रूरत है और जो जो चीज़ें उनको चाहिए वो फराहम की जाए। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही बहुत ज़्यादा हुकूमत से नालां थी इस फैसले के ऊपर कि ये जानबूझकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शोहरत है और जो कामयाबी के डर से ये इलेक्शंस जो हैं बल्दियाती इलेक्शंस इनको मनसूख किया जा रहा है। बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त हंगामी इजलास चल रहा है और सुबह यानी कि 31 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो आज के दिन में होना थी वो ये थी कि कल एक मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और आज एक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है जिसके अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड तमाम तर फैसले लिए जाते हैं, आज की मीटिंग वो हो गई है। 3 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली इस मीटिंग के अंदर मुल्क के तमाम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विसेज चीफ्स यहाँ पर मौजूद थे, इंटेलिजेंस चीफ्स यहाँ पर मौजूद थे, हुकूमत के तमाम अहम वज़रा यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हिना रब्बानी खर साहिबा ने जो है वो इसको कमेटी को ब्रीफ किया और उसके बाद जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार है उन्होंने पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग दी। जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन्होंने हालिया दहशतगर्दी की लहर और इससे होने वाले पाकिस्तान के अंदर नुकसानात और इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी। इस मीटिंग के अंदर एक अहम फैसला ये हुआ कि जनवरी 2023 को ये मीटिंग कंटिन्यू होगी, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो मीटिंग चल रही है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि जो इलामिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी किया उसके अंदर ये कहा गया है कि ये अज़म का इरादा किया गया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के आगे सर नहीं झुकाएगा और उसको मुकम्मली अपरूट किया जाएगा। गुज़श्ता रात पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस बात का अंदिया दिया था कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है ताकि ये जो दहशतगर्दी के अंदर जो इजाफा हुआ है और ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इनको ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन से ख़त्म कर दिया जाए।
दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आज लाहौर क्योंकि मरकज़ बना हुआ है तमाम तर तब्दीलियों का। जो इमरान खान साहब जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स हैं वो ज़मान पाक में लेते हैं। आज सुबह हलचल तब मची जब सब लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि मोहन्नद सिलाई और हुसैन इलाही जो हैं वो अपने चंद दोस्तों के साथ पाकिस्तान से चले गए हैं। स्पेन काफ़ी जाना आना रहता है मोहन्नद सिलाई का, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत जो है वो रिजर्वेशंस भी जाहिर की, लेकिन बाद में पता ये चला कि मोहन्नद सिलाई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को बताने और उनकी इजाज़त के बाद मुल्क छोड़। ये बात याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब 11 जनवरी 2023 तक उनके पास वक्त है। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना है पंजाब की असम्बली से, और फवाद चौधरी साहब बारहा इस बात का जो है वो अंदेशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को दुबई, कुछ लोगों को सऊदी अरब और अमरीका भेजा जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो आने वाली ख़वातीन हैं और जो गैर मुस्लिम अरकान हैं उनको फोकस किया जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं शायद इन्हीं के साथ रिलेटेड है। मोहन्नद सिलाही का भी पाकिस्तान से बाहर जाना और वो तमाम तर मामला जो बाहर जाकर वो हैंडल करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि मजीद आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर किस किस्म की तब्दीली लेकर आती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नंबर्स पूरे नहीं हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि जैसे ही उनके तमाम तर वो मेम्बरान जो पाकिस्तान से बाहर हैं या वो बीमार हैं या कोई भी वजह है, जैसे ही तमाम मेम्बरान पूरे होंगे उससे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर परवेज़ इलाही साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है उसको क्लियर करवा लिया जाएगा। ये साल ख़त्म होने वाला है, इसके बावजूद आप ये देखिए कि 11 दिन बचते हैं पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 तरह की सोच पाई जाती है, जहाँ चेयरमैन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि असम्बलियों की तहलील हर हालत में करना है, और वो इस बात के ऊपर भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जब परवेज़ इलाही साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद वो असम्बलियाँ तहलील करने का कह देंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो दूसरा एक नज़रिया है वो ये है कि फौरी तौर पर अदालत जो है उसके साथ रुजू किया जाए और इंतज़ार किया जाए कि पहले अदालत फैसला दे कि जो गवर्नर का इकदाम था वो गैर कानूनी और गैर आइनी था। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि कल जब पीटीआई का वफद अपने इस्तीफ़ों के सिलसिले में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर से मिलने के लिए गया तो हैरान कुन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने लीड नहीं किया। पहले सुनने में ये आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस वफद को लीड करेंगे। जब पूछा ये गया तो मतलब जो ज़राए जो बात रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल आखिरी वक्त पर असद कैसर साहब को कहा कि आप इस वक्त को जो है वो लीड करें, क्योंकि पंजाब के मामलात को देखने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ रुकना लाजमी है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इशारा कुछ इस तरीके से दे रही हैं कि हमारे तमाम तर जो सियासतदान हैं वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कुछ लोग जो हैं वो टेक्नोक्रेट सेटअप के आने के लिए जो है वो इंतज़ार में बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जमहूरी कदम नहीं होगा और इसको गैर आइनी इकदाम के तौर पर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही दे चुकी है कि हम ऐसे किसी भी इकदाम को नहीं मानते, और अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। गो के उनके सबसे बड़े मुखालिफ यानी कि वो इस पीडीएम की गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, लेकिन फिर भी इसको किसी भी गैर आइनी इकदाम से निकालने के मुखालिफ होंगे हम। इन तमाम बातों के दरमियान ये भी जहन में रखिएगा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर। एक पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM जो येस्टर ईयर्स के अंदर बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, और कराची की जो तकरीबन 20 या 20 से ज़ायद की जो सीट्स हैं उसके अंदर तकरीबन 90% सीट्स जो हैं वो MQM की हुआ करती थी। तो गवर्नर साहब, ये नए गवर्नर साहब जो हैं कामरान टिसोरी साहब, जब से ये आए हैं बड़े ही मुतहरिक हैं, और जो कुछ हो रहा है वो हम लोगों के सामने है। कामरान टिसोरी साहब ने कल जो मुलाकातें की, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, और उसके बाद शाम में जो मुलाकातें हुई गवर्नर हाउस के अंदर, और जिस तरीके से तमाम जो धड़े हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, बहादराबाद हो या 90 वाले हों या फ़ारूक सत्तार साहब हो, इन तमाम को इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये समझा जा सकता है कि जो 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की पिछले इलेक्शन में, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वाले एडवांटेजेस जो 2018 में थे वो न हुए तो शायद ये 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटेन नहीं कर पाएगी। ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत बड़ा एक रिवर्सल होने जा रहा है और बैक टू स्क्वायर वन वाली पॉलिटिक्स होने जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम, उनका कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बद से बदतरीन की तरफ जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल है, और
इस सब के बीच में जो हमारे सियासतदान हैं उनके लिए जो मेन कोर कंसर्न है वो शायद इलेक्शंस बनकर रह गए हैं। इलेक्शंस का आज होना कल होना, देखिए दो बातें बड़ी साफ ज़ाहिर हैं। जो कोई भी पार्टी इलेक्शंस के बाद अक्सरियत लेकर आए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कोalition की कोई गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल एक दिन के अंदर हल होने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए एक जामे और एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी चाहिए जो लगातार साल हा साल चले। और ये सब कुछ जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी वो एक दिन के अंदर इन तमाम मसाइल को ख़त्म नहीं कर सकती है। तरह बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर कोई खास बात नहीं की है, सिर्फ खुलकर बात की है तो वो पीटीआई ने की है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मेरे सामने अभी तक टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई ऐसा सच बात नहीं हुई है और आइन इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। दूसरी तरफ खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है तो जो गैर रस्मी जो वन ऑन वन मुलाकातें कुछ लोगों की आपस में होती हैं तो उसमें एक ऑप्शन के तौर पे ये ज़रूर जिक्र किया गया था, लेकिन ये कोई फॉर्मल कंसिडरेशन नहीं है। ये अभी फ़िलहाल जो है टिप टोइंग हो रही है और टेस्टिंग द वाटर्स हो रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि इस तमाम के दरमियान पाकिस्तान का मज़ीद किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे रिलेटेड जितनी भी खबरें होंगी वो मैं आपके पास ज़रूर वक्तन फ़वक्तन पहुँचाता रहूँगा। जहाँ तक रह गया इस्लामाबाद और दहशतगर्दी से रिलेटेड, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एक ख़ास फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर 1000 से ज़ायद FC के जवानों को तैनात करने के अहकाम जारी हुए हैं। उसके अलावा सेंटोरस, सफ़ा गोल्ड मॉल और उसके अलावा जो लेक है और बाकी तमाम जो जगह हैं इनको न्यू ईयर्स पे बंद रखा जाएगा। आज सुबह एक दहशतगर्द की तस्वीर भी जारी की गई है और ये खदशा जाहिर किया गया है जिसकी वजह से रेड अलर्ट इस्लामाबाद में है कि दहशतगर्द कोई ना कोई खुदा न ख्वास्ता कार्रवाई कर सकते हैं न्यू ईयर्स के मौके पर। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपना और अपने आसपास हर एक का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमारा और पाकिस्तान का हामी नास। मैं और मज़ीद ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके पास कल दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।